सदियों से मिडिल ईस्ट की जमीन पर बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चाल चलती रहीं। लेकिन पिछले 20 सालों में जो हुआ है वो किसी भूचाल से कम नहीं था। एक वक्त था जब अमेरिका का एक इशारा भर काफी होता था। मिडिल ईस्ट में सब कुछ वही तय करता था। For those who yearn for peace in the Middle East. फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और मिडिल ईस्ट जिसे कभी वो अपनी बिसात समझता था अब उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था। ओबामा आए तो हमलों की आंधी रुकी। I, Barack Hussein Obama. बातचीत से हल निकालने की कोशिश की गई। आईएसआईएस को रोकने की योजना बनी, ईरान से डील की गई और सीरिया में फूंक फूंक कर कदम रखे गए। लेकिन एक अजीब सी दोहरी चाल चली जा रही थी। Stuns the world when Iraq invades Kuwait in a surprise attack. ईरान से दोस्ती भी थी और सऊदी को हथियार भी सौंपे जा रहे थे। ओबामा संतुलन बनाने निकले थे, लेकिन जल्द ही उनका तख्त डोलने लगा। ट्रंप आए। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाया और परमाणु डील तोड़ दी गई। ईरान का परमाणु हथियार बनाने का सपना टूट गया। इजराइल को खुली छूट दी गई। फिलिस्तीन को नजरअंदाज किया गया। यहाँ कौन किसका दोस्त था और किसका दुश्मन ये पता लगा पाना अब मुश्किल हो रहा था। जब बाइडेन सत्ता में आए तो लगा कि शायद अमेरिका फिर से अपना पुराना रुतबा हासिल कर सकेगा। And all our family. They're my heart. लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई ने उसका ध्यान भटका दिया और अब मिडिल ईस्ट में वो अकेला खिलाड़ी नहीं है। चीन और रूस अपना दबदबा बना रहे हैं और हर कोई अपनी चालें चल रहा है। आज गजा की फिजा फिर से बारूद से भरी है। इजराइल की सख्त सरकार आग में घी डाल रही है। अरब देश अब बंट चुके हैं और अमेरिका की बातें अब पहले जैसी असरदार नहीं रही हैं। सवाल अब हवा में है, क्या अमेरिका अब भी इस इलाके का बादशाह है? क्या ईरान न्यूक्लियर डील की वापसी अब मुमकिन है? ईरान ने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है? स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी ईरान, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 3 वजह थी जिन्होंने ओबामा को आईएसआईएस को तबाह करने पर मजबूर किया। पहला तो ये कि आईएसआईएस के नेता अबू बकर अल बगदादी ने बगावत की घोषणा करके इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया था। दूसरी वजह थी आईएसआईएस की फौजें बगदाद और कुर्द क्षेत्रों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थीं। तीसरी और सबसे भयावह, यजीदी समुदाय का सामूहिक कत्ल शुरू हो गया था। तब अमेरिका को आईएसआईएस पर हमला करना ही पड़ा। अमेरिका ने इराकी सरकार के साथ गठजोड़ किया। यहां तक कि ईरान, जो अमेरिकी दुश्मनों की कतार में था, उससे भी पर्दे के पीछे सहयोग लेना शुरू किया। मकसद था इराकी सेना को दोबारा खड़ा करना और एक लंबी थकाऊ जंग के लिए तैयार करना। इसी दौरान रूस ने भी सीरिया में असद की रक्षा में सीधी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अब अमेरिकी और रूसी विमान एक ही देश में बमबारी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखकर। दोनों के लक्ष्य अलग थे, लेकिन जंग समानांतर चल रही थी और तबाही जारी थी। इस पूरे उथल पुथल भरे दौर के बीच अमेरिका की पारंपरिक नीतियों की चिंताएं भी बनी रहीं। साल था 2013। ओबामा ने चुपचाप ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत शुरू कर दी। ये बातचीत 2 साल चली और आखिरकार 2015 में एक ऐतिहासिक समझौते पर जाकर रुकी, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। इस समझौते के पीछे ओबामा की सबसे बड़ी चिंता थी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। वे किसी भी कीमत पर ईरान के साथ एक और बर्बादी भरा युद्ध नहीं चाहते थे, जो पूरे इलाके को और ज्यादा अनस्टेबल कर देता। इजराइल और खाड़ी देश भी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम से परेशान थे, लेकिन उन्हें ओबामा की बातचीत की नीति रास नहीं आ रही थी। उन्होंने इस डील को हर मुमकिन तरीके से नाकाम करने की कोशिश की। खाड़ी देशों की असल परेशानी थी ईरान की मैदानी लड़ाई वाली रणनीति, जिसमें असद की सरकार को सीरिया में समर्थन दिया जा रहा था, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हुती विद्रोहियों को खुला साथ दिया जा रहा था। ओबामा ने इन विरोधों को शांत करने के लिए सऊदी अरब को हथियारों के बड़े सौदे दिए और यमन में सऊदी गठबंधन की सैन्य कार्रवाई को मंजूरी भी दे दी, चूंकि यमन में हुती विद्रोहियों का आतंक बढ़ रहा था।
और फिर ईरान ने तय शर्तों के मुताबिक अपने परमाणु भंडार को खत्म कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को पूरी निगरानी की छूट दे दी। वॉशिंगटन और मिडिल ईस्ट दोनों को यही लग रहा था कि अगली राष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन होंगी और ओबामा की नीति आगे बढ़ेगी, लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की चौंका देने वाली जीत ने सारी उम्मीदों को उलट दिया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में न केवल JCPOA की आलोचना की थी, बल्कि ईरान और मुसलमानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की भी बात कही थी। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप ने भी ओबामा की तरह सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखी, आईसिस के खिलाफ युद्ध को जारी रखा और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गईं। ईरान के प्रति कड़े बयान देकर सत्ता में आए ट्रंप ईरान पर सैन्य हमलों को भी मंजूरी नहीं दे रहे थे, जबकि हमले की मांग उनके अपने सहयोगी लगातार कर रहे थे। फिर आया वो दिन जब ट्रंप का पहला विदेशी दौरा हुआ सऊदी अरब का। इसी के बाद सऊदी अरब और UAE ने मिलकर कतर पर अचानक एक नाकेबंदी थोप दी, एक ऐसा कदम जिसने अरब दुनिया को और ज्यादा तोड़ दिया। कतर में अमेरिका का सबसे अहम एयरबेस था, जिस पर हाल ही में ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं। खाड़ी में एकता की दरकार थी ताकि ईरान को रोका जा सके, लेकिन अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, कतर और टर्की बनाम सऊदी और UAE। इस जंग का असर लीबिया में भी और गहरा देखने को मिल रहा था। यहाँ UAE और मिस्र ने जनरल खलीफा हफ्तर का साथ दिया, जबकि टर्की और कतर ने विरोधी गुटों का। खलीफा हफ्तर लीबियाई सेना के मुख्य अधिकारी और गद्दाफी का एक महत्वपूर्ण सिपाही हुआ करता था, लेकिन ट्रंप का सऊदी गठबंधन को खुला समर्थन देना यमन युद्ध को और भी भयानक बना रहा था। इस जंग और आर्थिक नाकेबंदी ने भूख और तबाही के ऐसे मंजर पैदा कर दिए जो पूरी दुनिया को हिला गए। और फिर वो घटना हुई जिसने ट्रंप प्रशासन के असली चेहरे से पर्दा हटा दिया। सऊदी सरकार ने पत्रकार जमाल खाशोगी की बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन अमेरिका ने आंखें मूंद ली। लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें पीछे छूट गईं। सबसे खतरनाक फैसला था ट्रंप का JCPOA से बाहर निकल जाना। ईरान समझौते की सभी शर्तों को मान रहा था, इसके बावजूद अमेरिका ने अधिकतम दबाव की नीति के तहत नए कड़े प्रतिबंध थोप दिए। इस कदम ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा नुकसान पहुंचाया। परिणाम साफ था, ईरान को लगा कि अमेरिका का दबाव एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, और वो है परमाणु हथियार। ईरान ने फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। ट्रंप के जाते जाते ईरान पहले से कहीं ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था परमाणु हथियार के, और सैटेलाइट से पता चलता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में उसका साथ दे रहा था पाकिस्तान। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान की कुख्यात सैन्य इकाई IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया, लेकिन इसका असर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। मिडिल ईस्ट अब पूरी तरह बदल रहा था, और इस आग में ईंधन भरने वाला हाथ कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में जुड़ा हुआ था। ट्रंप का एक और बड़ा दांव था अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ती करवाना, लेकिन बिना फिलिस्तीन की समस्या को हल किए। उन्होंने जो रास्ता चुना वो एक तरफा था। सबसे पहले उन्होंने इजराइल को खुला समर्थन दिया, गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे को मान्यता भी दे दी और अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया। गोलान हाइट्स एक पहाड़ी इलाका है जो सीरिया और इजराइल के बीच स्थित है। 1967 की 6 दिन की जंग में इजराइल ने इसे सीरिया से छीन लिया था। ये इलाका सामरिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से पूरे इजराइल और सीरिया पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि सीरिया आज भी इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि इजराइल ने इस पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ है, और अमेरिका ने इसे इजराइल को सौंप भी दिया है। इसके बाद आता है उनका बहुचर्चित शांति प्रस्ताव, डील ऑफ द सेंचुरी। लेकिन असल में यह डील शांति से ज्यादा इजराइल की स्थायी दादागिरी का ब्लूप्रिंट थी। इसमें वेस्ट बैंक पर इजरायली नियंत्रण को जायज बताया गया और फिलिस्तीनियों को एक तरह की दिखावटी आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी का झुंझुना पकड़ा दिया गया। इस योजना का हश्र वही हुआ जो होना था। यह इतिहास में गुम हो गई, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो ट्रंप की सबसे टिकाऊ विरासत बन गया, अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौते 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक ऐतिहासिक समझौते थे। इसके तहत इजराइल और कुछ अरब देश जैसे UAE, बहरीन, मोरक्को ये एक दूसरे को मान्यता दे रहे थे और अपने संबंध सामान्य कर रहे थे, जबकि इस समझौते से पहले अरब देश फिलिस्तीन मसले के हल के बिना इजराइल से रिश्ता नहीं बनाया करते थे।
यह समझौता मिडिल ईस्ट की राजनीति और इजराइल अरब रिश्तों में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल से खुले तौर पर रिश्ते सामान्य कर लिए। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस कतार में शामिल हो गए। यह संकेत था कि अब फिलिस्तीन के बिना भी अरब और यहूदी देश साथ आ सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि सबकी निगाहें अब एक साझे दुश्मन पर थीं और वो था ईरान। बाइडेन सरकार ने भी अब्राहम समझौते को अपना लिया और इसे आगे बढ़ाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन इस नई दोस्ती की चमक हर उस समय फीकी पड़ जाती है जब गजा या वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क जाती है, खासकर अब जब इजराइल में एक अतिवादी दक्षिणपंथी सरकार है जो कब्जे वाले इलाकों को पूरी तरह हड़प लेने की ओर बढ़ रही है। लेकिन अंत में ट्रंप प्रशासन का सबसे असरदार फैसला शायद अब्राहम समझौता भी नहीं था। यमन की जंग अब अपने दायरे से बाहर निकल रही थी। ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल हमले करने लगे थे और फिर 2019 में हुआ वो हमला जिसने सबको हिला दिया। ईरान द्वारा एक ड्रोन अटैक में सऊदी अरब की अबकैक ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी गई। कुछ समय के लिए सऊदी तेल उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। दुनिया को लगा अब अमेरिका पलटकर वार करेगा, लेकिन ट्रंप, जो अब तक सऊदी के सबसे कट्टर समर्थक राष्ट्रपति माने जा रहे थे, चुप रहे। कोई जवाबी हमला नहीं किया। शायद ट्रंप युद्ध को और बढ़ाने से बचना चाहते थे, लेकिन खाड़ी देशों के लिए यह एक कड़वा सबक था। अगर ट्रंप अब भी ईरान को जवाब नहीं देगा तो फिर कब देगा? यही वह पल था जब खाड़ी देशों ने तय कर लिया अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। और फिर शुरू हुई एक नई कूटनीतिक दिशा की तलाश, जहां वे चीन, रूस और अन्य ताकतों से अपने रिश्ते गहराने लगे। मिडिल ईस्ट अब न केवल जल रहा था, बल्कि धीरे धीरे उस आग में अपने पुराने रक्षक को खोता भी जा रहा था, जो था अमेरिका। बाइडेन राष्ट्रपति बने, लेकिन नीतियों की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ट्रंप के कई कड़े फैसले वैसे ही बरकरार रहे, लेकिन बाइडेन ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की कोशिशें शुरू की। कुछ ही महीनों में सऊदी अरब और यूएई ने कतर की नाकेबंदी खत्म कर दी। फिर टर्की से भी रिश्ते सुधार दिए गए। बाइडेन ने चुनावों में सऊदी अरब के मानवाधिकार हनन पर सख्त बयानबाजी की थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनका रुख अचानक बदल गया। What we're willing to accept in order to get back in the JCPOA. अब अमेरिका खुद सऊदी को अब्राहम समझौते में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। JCPOA यानी ईरानी न्यूक्लियर डील की वापसी भी जल्द नहीं हो सकी। बातचीत तो चली, लेकिन समझौता बहाल नहीं हो पाया, जो ओबामा की सबसे बड़ी विदेश नीति की सफलता मानी जाती है। बाइडेन ने भी मानवाधिकार या लोकतंत्र को लेकर ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और इजरायल को फिलिस्तीन के साथ शांति के लिए मजबूर करने की कोई गंभीर कोशिश भी नहीं की। इस दौरान यूएई, सऊदी और मिस्र ने टर्की और कतर से अपने झगड़े सुलझा लिए। लीबिया का गृह युद्ध एक अस्थिर समझौते में तब्दील हो गया। यमन में भी ईरान, सऊदी और यूएई के बीच एक तरह की चुपचाप सहमति बनी रही। ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों पर अमेरिका ने दबाव बनाए रखा, लेकिन JCPOA की वापसी अधूरी की अधूरी ही रही। खशोगी की हत्या पर शुरुआती नाराजगी के बाद अमेरिका ने फिर से सऊदी से रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया और फिर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की प्रायोरिटीज बदल दी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब अमेरिका की विदेश नीति का केंद्र यूक्रेन और वैश्विक गठबंधन बन गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका के पुराने अरब सहयोगी जैसे सऊदी हुआ, यूएई हुआ, टर्की या इजराइल, ये सब रूस के साथ अपने रिश्ते बनाना शुरू कर चुके थे। अब एक नई सच्चाई सामने थी। अमेरिका अब अकेला आदेश देने वाला नहीं रह गया था। मिडिल ईस्ट अब एक ऐसा हिस्सा था जहां देश चीन, रूस और अमेरिका को आपस में तौलते और बेहतर सौदे की तलाश में बाहरी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते। बाइडेन प्रशासन की सबसे महत्वाकांक्षी रणनीति थी सऊदी और इजराइल के बीच दोस्ती करवाना। इस डील से अमेरिका को उम्मीद थी कि वह चीन को पीछे धकेल देगा, गल्फ देशों से रिश्ते सुधार लेगा और इजराइल की सुरक्षा पुख्ता कर देगा। पर आलोचक बार बार चेताते रहे, फिलिस्तीन को नजरअंदाज करोगे तो तबाही जरूर आएगी। और फिर 7 अक्टूबर 2023 को वो चेतावनी हकीकत बन गई। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हजारों चरमपंथी इजरायली सीमा में घुस आए। गांव और बस्तियों में कत्ले-आम मचाना शुरू कर दिया गया। करीब 2000 लोग मारे गए। इजराइल ने तुरंत जवाब दिया। गजा पर पूरी नाकेबंदी, पानी, बिजली, खाना सब बंद और फिर शुरू हुआ भारी बमबारी का सिलसिला।
गजा एक जलता हुआ नरक बन गया। इजरायली जमीनी हमले की तैयारी में थे, वहीं वेस्ट बैंक और लेबनान सीमा पर हालात और बिगड़ रहे थे। अमेरिका, जो इजरायल का समर्थन करता रहा, इस बार अकेला पड़ गया। पूरे अरब जगत में प्रदर्शन भड़क उठे। अरब नेताओं ने अमेरिका की बात सुनने से इनकार कर दिया, यहां तक कि गजा के शरणार्थियों को भी अपनाने से मना कर दिया। बाइडेन का सपना था एक शांत और स्टेबल मिडिल ईस्ट, और वो आज तक संभव नहीं हो सका। ईरान और इजरायल का अभी अभी हुआ युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद।